हाय, दिस इज नेहा ड्रावत और आप सब हैं चर्चा गली पॉडकास्ट शो पर। आज हमारे गेस्ट पधार चुके हैं और हमारे गेस्ट हैं अर्जुन गौर जी, जो है मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। का नाम रिलेशनशिप नहीं है। किसी के ऊपर कोई चीज जबरदस्ती थोप देना या कोई चीज जबरदस्ती करवाना या अपने हिसाब से किसी को चलाना, राइट, वो रिलेशनशिप नहीं है। चाहे वो लड़की की तरफ से हो चाहे वो लड़के की तरफ से हो। सर, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो वो अपने डिवोर्स का स्टेप भी नहीं ले सकती। बच्चे छोटे हैं कई केसेस में, और कई केसेस में तो बच्चे हैं ही नहीं, लेकिन दोनों के बीच इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि वो आगे रिलेशन को कैसे लेके जाए। मतलब शांति मिलना मेन मुद्दा है कि हमको खुद को शांति प्रदान हो, खुद को शांति मिले। पहले तो हमें बोलना ही सोच के चाहिए, बिल्कुल सोच के बोले। जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो शब्दों के प्रयोग से जो चीजें हम बिल्ड कर रहे हैं वो हमारे सामने दिखेंगे। देखिए, सही आंसर बहुत सिंपल है। पहली चीज तो नाना नानी दादा दादी, ओके, वो भी एक अच्छी पेरेंटिंग करते हैं ऑल्दो, ठीक है। जब उनको पता है जब उनके पेरेंट्स ही नहीं संभाल पा रहे, बच्चे को छोड़ थोड़ी ना देंगे। एक दादा दादी नाना नानी इज आल्सो इमोशनल, राइट, तो वो छोड़ेंगे नहीं। वो लेकिन बिफोर मैरिज तो फिर पेरेंट्स का झगड़ा ही इसलिए था ना कि तुम्हारे पेरेंट्स इंटरफेयर करते हैं। आज वही पेरेंट्स आपको लग रहे हैं कि वो कैपेबल है। हाय, दिस इज नेहा ड्रावत और आप सब हैं चर्चा गली पॉडकास्ट शो पर। आज हमारे गेस्ट पधार चुके हैं और हमारे गेस्ट हैं अर्जुन गौर जी, जो है मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। तो इन्होंने लाइफ कोचिंग में क्या किया, आइए जानते हैं क्या होता है लाइफ कोच और कितने जरूरी है आपकी जिंदगी में एक अच्छे से मेंटोर, एक अच्छे से लाइफ कोच का होना। हेलो सर, नमस्ते। आप हमारे शो में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो सर खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे। आई एम नो वन टू जज हिम, क्योंकि मैं बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। Thank you so much, Neha, and I would like to say special thanks to your team, and your work is really very outstanding, and your podcast is so good. So, yeah, I am a wellness entrepreneur and a founder of the Life Zora company. Having this life coaching experience from last 9 years, and before that I was part of the corporate sector. Corporate से लाइफ कोचिंग के अंदर आने का सफर और लाइफ कोचिंग में आने के बाद एक वेलनेस एंटरप्रेन्योर बनने का सफर, ये सारी चीजें क्यों जरूरी है, ना कि सिर्फ मेरी खुद की ग्रोथ के लिए, इस सोसाइटी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि सोसाइटी की ग्रोथ भी इससे जुड़ी हुई है। आज इस पॉडकास्ट में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे शो में पधारने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने बहुत सारे स्पीकर देखे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, कोई स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करता है। ये लाइफ कोच क्या है? व्हाट इज लाइफ कोच एक्चुअली? हमने देखा है स्विमिंग कोच होते हैं, बहुत सारे किस्म के कोच होते हैं, बट लाइफ कोच होता क्या है सर? एक्चुअली लाइफ कोचिंग कॉन्सेप्ट आज का नहीं है। लाइफ कोचिंग कॉन्सेप्ट 100 इयर्स बैक ओल्ड कॉन्सेप्ट है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम लोग लाइफ कोच से ज्यादा जरूरी है लाइफ रीडिजाइन करते हैं, हम लोग लाइफ रिपेयर करते हैं। एक लाइफ कोच या लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट का सबसे बड़ा रोल एक इंसान की लाइफ में होता है कि उसकी स्ट्रैटेजिकली हेल्प करना, नॉट जस्ट थियोरेटिकली नॉलेज, नॉट जस्ट थियोरेटिकली इंफॉर्मेशन, इसकी स्ट्रैटेजिकली हेल्प करना। हर इंसान इंडिविजुअल है, हर इंसान की लाइफ इंडिविजुअल है और हर इंसान के चैलेंजेस इंडिविजुअल है। हो सकता है वो चैलेंजेस दोनों एक जैसे लगे, लेकिन उस इंसान का सोचने का तरीका अलग है। तो एक लाइफ कोच स्ट्रैटेजिकली उसको हेल्प करता है उस एरिया से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का। सब फ्रॉम आपने कॉर्पोरेट में काम किया, उसके बाद ये लाइफ कोच बनने का जो सफर था, ये कैसे स्टार्ट हुआ? क्या सोच के आपने ये शुरुआत करी और क्या ऐसी चीजें थी जो आपको वहां से यहाँ तक का ये जो डिफरेंस है, दोनों लाइफ बहुत अलग है। एक आप कॉर्पोरेट स्लेव हैं एक जगह, और यहाँ अब आप लोगों को जिंदगी जीने का तजुर्बा सिखाते हैं, ना हार मानने के रास्ते बताते हैं। जब वो बहुत हार जाते हैं तो उन्हें आप एक रास्ता दिखाते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि जिंदगी ऐसे ही है, जीनी तो पड़ेगी, लेकिन अच्छे से जियो। ये वाला सफर बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई नहीं होता किसी को रास्ता दिखाने वाला, क्योंकि रास्ते इंसान खुद ढूंढता है। अवेकनिंग इंसान की खुद की सेल्फ से होती है। बस वहां पे एक राइट मेंटरशिप और एक राइट गाइडेंस, मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को जरूरी है। इवन अर्जुन को भी भगवान कृष्ण की मेंटरशिप की जरूरत थी, और मेंटरशिप के बिना किसी की भी लाइफ कंप्लीट हो ही नहीं सकती। इवन मेरे भी मेंटर हैं और आज भी, जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उस हिसाब से चीजें करता हूँ। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा कि कॉर्पोरेट से मेरी जर्नी कैसे हुई, मैं कोच क्यों बना,
मुझे पर्सनली ऐसा लगता है व्हेन आई वाज इन कॉर्पोरेट सेक्टर, ऑब्वियसली मेरी एक बहुत अच्छी नौकरी थी एंड मैं बहुत अच्छा कर रहा था वहां पे। आई वाज द टॉप परफॉर्मर एंड अमेजिंग पीपल इंटरेक्शन एंड ऑल, वो एक कॉर्पोरेट लाइफ, इट वाज वेरी गुड। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ हमेशा, बिकॉज मेरे फादर जो थे वो बहुत सोशल थे, उनकी आदत थी लोगों की हेल्प करना, ह्यूमैनिटी में बिलीव करना, और ऑब्वियसली वही चीजें मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं है जो मैं आगे कैरी करता हूँ। तो जब मैं कॉर्पोरेट में था तो आई फेल्ट समवेयर कि मैं इस चीज के लिए, कॉर्पोरेट जॉब के लिए बना ही नहीं हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा मेरे अंदर जो मेरा पोटेंशियल है, मेरा जो स्किल है, वो है नेशन सर्व करना, यूनिवर्स को सर्व करना, और उस कर्म को करना जिसके लिए एक्चुअली मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। दैट इज द रीजन उस अवेकनिंग ने मेरे को और ज्यादा एनलाइटेड किया, मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी बिल्ड करी कि जहां पे मेरा वो मोटिवेशन जो जगह, जिसे कहते हैं ना, वो आग जगना, वो आग मेरे अंदर लगी ऐसी कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीना ही है, वही रियल जिंदगी है। दैट इज द फायर, इज द रीजन ऑफ माई लाइफ कोचिंग जर्नी। सो ये मोटिवेशनल स्पीकर तो हम जानते हैं, चलो ये लाइफ कोच बनने के लिए कोई कोर्स करना पड़ता है, या वैसे तो लोग अपने एक्सपीरियंस से किताबें पढ़ के चीजें करते हैं, तो इसके लिए कोई कोर्स होता है, या नॉर्मली लोग मतलब चीजों से सीखते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, हम दूसरों की बातों पे बहुत कम लोग कन्विंस होते हैं, जैसे कि हमारे साइकिटिस्ट होते हैं, उस टाइप का ये फील्ड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली है। क्या डिफरेंस है इन चीजों में? देखिए, आज की डेट में वेलनेस एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और मेंटल हेल्थ की बात करूं उसमें चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, साइकियाट्रिस्ट हो, या लाइफ कोच हो, वो अपनी अपनी जगह पे डिफरेंट अप्रोचेस के साथ रोल प्ले कर रहे हैं। हर इंसान इस डोमेन में बहुत अच्छा कर रहा है। और जो आपने क्वेश्चन पूछा सर्टिफिकेशन का, सो जाहिर सी बात है आपके लिए ऑथेंटिसिटी रियली मैटर करती है, आपके क्लाइंट के लिए, आपके कोची के लिए जो आपके पास आ रहा है। लाइफ एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि लाइफ स्ट्रैटेजी इज नॉट जस्ट थियोरेटिकल अप्रोच, इज समवेयर रिलेटेड विद द प्रैक्टिकल अप्रोच। एंड वी एज ए लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट बिलीव नॉन जजमेंटल होना बहुत जरूरी है, जिसके कारण हम लोग प्रैक्टिकली ज्यादा लोगों को एक्सेस करते हैं, ताकि वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली अपने आप के साथ कनेक्ट करें, और उसके साथ साथ सिर्फ काउंसलिंग से करेक्ट ना करें, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है थेरेपेटिक अप्रोचेस, और जो कि कोचिंग का करिकुलम का मॉड्यूल का हिस्सा होता है, जहां पे हमारे ट्रेनर्स, हमारे मेंटर्स हमको उस लेवल पे ले जाके ट्रेन करते हैं। क्योंकि जब तक खुद ही ट्रांसफॉर्म नहीं है तब तक हम दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं सकते। जब तक मैं खुद ही सुबह मॉर्निंग में नहीं उठ रहा हूं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, मैं तब तक किसी को कैसे कह सकता हूं कि उठो, मेडिटेशन लगाओ, करो, ध्यान लगाओ, और मुझे खुद ही नहीं पता कि ध्यान लगता कैसे है। सो यस, दिस इज द होल अप्रोच की हॉलिस्टिक अप्रोच सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस जर्नी से निकलना बहुत जरूरी है, इसलिए इंसान इस कोर्स को करता है। आपने छोटे बच्चों को भी काउंसिल किया है, बड़े लोगों को भी, आप कॉलेजेस में, स्कूल में, और काफी बड़े लोगों को भी करते हैं, तो क्या डिफरेंस है तीनों सेशंस में करने का? एक कपल्स को आप देते हैं, थेरेपी देते हैं, आप बच्चों को स्कूल में मोटिवेट करते हैं, आप डिग्री कॉलेजेस में जाते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स में जाते हैं, किसके साथ काम करने में आपको सबसे ज्यादा बड़ा मजा आता है, और किनको समझाना आसान होता है? मुझे ऐसा लगता है कि किसी को मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हर इंसान खुद आज की डेट में समझदार है। ठीक है, हर इंसान खुद आज की डेट में बहुत नॉलेजेबल है। हम लोग बहुत डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जी रहे हैं, और पर्सनली मैंने जैसा आपको बताया, मैंने अपना करियर बहुत जल्दी शुरू किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सारे एज ग्रुप के लोग, चाहे वो टीन एज हो, एडल्टहुड में हो, या चाइल्ड हो इवन, है ना, हर इंसान का माइंड, हर इंसान का ब्रेन अपने हिसाब से ऑपरेशनल होता है, फंक्शन करता है। और वी एज ए लाइफ कोच, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबसे पहले उसके माइंड को हम एक्सेस करें उसके लेवल पे जाके। ठीक है, जब तक हम उसके माइंड को उसके लेवल पे जाके एक्सेस नहीं करेंगे तब तक उसमें मजा नहीं आएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट मुझे करने में मजा आता है। अगर कोई बच्चा होता है, मुझे बच्चा बनने में मजा आता है। मुझे कोई ऑब्वियसली एक जेनजी है आज की डेट में, मुझे जेनजी के साथ कनेक्ट करने में मजा आता है। अब तो जेन अल्फा आ गया है, तो जेन अल्फा के साथ आप कनेक्ट करेंगे, बहुत मजा आएगा। एंड ऑब्वियसली मिड एज के जो लोग होते हैं उनके अपने चैलेंजेस और क्राइसिस होते हैं, लाइक रिलेशनशिप, फाइनेंशियल चैलेंज,
तो वहां कनेक्ट करने में मजा आता। तो ये मेरा पैशन है, तो मुझे हर एज के साथ कनेक्ट करने में मजा आता है एवरीडे, और जिसके चलते मैं खुद भी हर रोज चीजें सीख रहा हूं। आई एम अनलॉकिंग माई सेल्फ ऑल्सो एवरीडे। सो कोचिंग प्रोसेस ऐसा नहीं है जो मैंने कहा कि हम किसी को सिखाते नहीं है, हम खुद भी सीखते हैं। सो कोचिंग प्रोसेस इज अ टू वे कम्युनिकेशन। या तो आप बुक का एक चैप्टर एक दिन में पढ़ लो, या फिर हर रोज एक इंसान को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एफर्ट लगाओ। आप उससे सीखोगे भी, सिखाओगे भी। सेम बुक में भी ऐसे करते हैं। तो डिपेंड करता है कि एक अलग मेथड है, मैं आपके व्यूअर्स को देना चाहता हूं कि आप अगर आपको टाइम नहीं मिलता है बुक पढ़ने का, एटलीस्ट आप पीपल एक्सेस करो, लोगों को एक्सेस करो, और नॉन जजमेंटल होके। जज नहीं करना किसी के कपड़े से, किसी के रिलीजन से, किसी के कास्ट से, किसी के सेक्स से, किसी चीज से आपको जज नहीं करना। नॉन जजमेंटल तरीके से जाएंगे, अपनी लाइफ को रिलैक्स रखेंगे, न्यूट्रल रखेंगे। गाड़ी भी न्यूट्रल में ही आगे बढ़ती है। जैसे कि मैं खुद एक जेंजी हूँ, ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस समय जो है ना वो एक जेंजी झेल रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे शादी का भी प्रेशर है। मेरे एज ग्रुप के लोगों को, कई को डिवोर्स प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, कई की शादियां नहीं हो पा रही हैं, किसी के बच्चे नहीं हैं, इनफर्टिलिटी जैसी चीजें हो रही हैं उनकी लाइफ में, और कई लोगों की जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम है। और जेंजीज को लोग आजकल काम वगैरह पे रखने में भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, कह रहे हैं वो बहुत लेजी हैं, क्योंकि कहीं हमारे पास पेरेंट्स का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि शादी कर ले, फिर उससे काम पे भी ध्यान नहीं दे पाते। अगर काम पे ध्यान दे रहे तो फैमिली इतना इरिटेट कर देती है, हम सर इससे कैसे बाहर निकले? आईटी को एक्सेस ही नहीं करेंगे हम लोग, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लेट्स बी इन नेचर फर्स्ट। नेचर में रहना बहुत जरूरी है। हमारे जो एक इंसान के अराउंड में जो 5 तत्व है ना, पंच तत्व जिसके हम बात करते हैं, उस पंच तत्व को एक्सेस तो करें, उस पंच तत्व को एक्सेस करें। और उस पंच तत्व को एक्सेस करने के लिए नेचर को एक्सेस करना बहुत जरूरी है। जिस इंसान ने नेचर को कनेक्ट किया, जिस इंसान ने नेचर से बातें करना सीख लिया इनर सॉल के साथ, वो इंसान कभी भी डिप्रेशन और एंजाइटी में तो नहीं जाता। स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में आता है। स्ट्रेस इज द आई कैन से कॉमन थिंग, हर किसी की लाइफ में आती है। मैं ये नहीं कहूंगा मेरी लाइफ में स्ट्रेस नहीं आता, किसी की लाइफ में, जो ह्यूमन है ना उसकी लाइफ में स्ट्रेस आएगा ही आएगा। एग्जैक्टली आप भी इतना सारा लाइफ कोच करते हैं, तो डेफिनेटली मेरे को लगता है आप भी इन चीजों से तो जूझते ही होंगे एवरी डे। बट मैं उसको डील कैसे करता हूं? हम आपको इतना मोटिवेटेड देखते हैं, ऐसा लगता है कि आपको ये कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी का हिस्सा है, स्ट्रेस। लाइक इसको अगर आप बहुत लेमैन में बोलो तो कहते हैं कि जिंदगी है तो संघर्ष भी है। उसी तरीके से अगर हम जिंदा हैं तो स्ट्रेस है, और स्ट्रेस को डील करने का आर्ट हमें आना चाहिए। जैसे मैं एवरी मॉर्निंग 3:45 AM स्टार्ट करता हूं, तो मॉर्निंग के 3 आवर्स 2 आवर्स मुझे मेरे लिए चाहिए। अब चाहे मैं उसमें अपने आप को हील कर रहा हूं, मेडिटेट कर रहा हूं, वर्कआउट कर रहा हूं, योग कर रहा हूं, दैट इज द वे जहां से मैं अपने आप को रिलैक्स कर रहा हूं, पूरे दिन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, राइट। उसके बाद आई एम रिलैक्स कंप्लीटली, क्योंकि मैं एवरीडे कितने सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, सबके चैलेंजेस, एंड आई एम सो इमोशनल पर्सन, मुझे बहुत ज्यादा ट्रिगर होते हैं। सो फॉर दैट हाउ आई विल हैव टू डील, वेरी इंपॉर्टेंट है हमें हमारा सोर्स पता होना चाहिए। कई लोगों को ट्रैवल पसंद है, मैं तो कहता हूँ ट्रैवल करो, जितना ज्यादा होता है ट्रैवल करो, नए लोगों से मिलो, कनेक्ट करो, उनकी लाइफ के बारे में जानो, फन करो। I love traveling. Yes. मुझे भी ट्रैवलिंग पसंद है। ट्रैवल इज गुड थेरेपी। यस यस ऑफ कोर्स, यस। एंड मैं ये कह रही थी सर, क्या ये सोशल मीडिया जब से आया है लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए, इसका रीजन क्या है? चाहे वो बच्चे हो, हमारे पेरेंट्स हो, या हम कपल्स हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हो, या हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हुएवर, वर्किंग लोग भी आई थिंक बहुत डिप्रेस हो गए हैं। तो ये सोशल मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल दैट, और द वे वी आर डीलिंग इज रिस्पॉन्सिबल? देखिए सोशल मीडिया मतलब अब ये बहुत ना कॉन्ट्रोडिक्टरी एक्चुअली, राइट। सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं भी है, सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल है भी, आप इन दोनों चीजों को कह सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, करेक्ट, हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। हाँ। अगर एक सोशल मीडिया है तभी शायद आज और आप और हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तभी शायद इस पॉडकास्ट को करके हम उन हजारों लाखों लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ताकि उनको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन हो। ये भी सोशल मीडिया है तभी ये हो रहा है। दूसरे एंगल पे हम बात करते हैं सोशल मीडिया में किस तरीके के कंटेंट को आपका बच्चा, वो इंसान एक्सेस कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। टाइप ऑफ कंटेंट मैटर करता है सोशल मीडिया पे, राइट।
तो तो आपकी पेरेंट्स चॉइस। कैसा ध्यान रखें अपने बच्चों का? बच्चे तो आजकल खुद ही अपना ध्यान रख लेते हैं। पार्ट ऑफ द जोक। यस। पेरेंट्स को सी मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स सबसे पहले बच्चों को ध्यान रखने से पहले अपने खुद के शेड्यूल का ध्यान रखें, अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, जी। एंड प्लस बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर ना दे मेंटली, क्योंकि रिसेंटली मैंने थोड़ा जो फील किया है वो ये है कि बच्चे ना इमोशनली सेंसिटिव है, राइट? अब ज्यादा सेंसिटिव है या पहले के बच्चे ज्यादा सेंसिटिव थे? क्योंकि आप उनके साथ अभी थोड़ा ज्यादा मुझे लगता है, क्योंकि अभी क्या है, अभी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर कोई 5 to 6 ईयर का बच्चा है ना, जी। उसको अगर आप 4 लोगों के आगे डांट दो ना तो उसको बुरा लगेगा। यस, मैंने ये देखा है, सेल्फ ईगो पे आ जाती है। सेल्फ ईगो पे आ जाता है। हाँ। और मैं तो जब 10th क्लास में था ना, तब तो 12 लोगों के आगे मेरे पापा ने मेरी पिटाई करी है, मुझे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, मेरी माँ तो आज भी मारती है है। ना? कुछ नहीं हुआ। नहीं, तो सच में, क्योंकि this is the मेरे difference. मामा जी का बेटा है, ही इज जस्ट लाइक 10 इयर्स। तो एक दिन मेरी मॉम ने उसे बोला कि तुम इनको डांटते क्यों नहीं, बड़ा बदतमीज हो रहा है। तो मेरे मामा जी ने कहा कि उसको ना हर्ट हो जाता, उसकी ईगो पे आ जाती, उसको बहुत बुरा लगता है। तो मेरी मॉम ने कहा हमारे बच्चों को तो तूने खूब पीटा हुआ है, तो आज तू तेरा बच्चा है तो उसकी सेल्फ ईगो याद आ गई। तो कह रहे ये तो पुराने बच्चे, वो और नया बच्चा है। तो हाँ, मैंने ये चीज नोटिस किया Yes. कि बच्चों को लाइक दे आर वेरी इमोशनल, सेंसिटिव है। बच्चों का इमोशंस का बहुत ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को। जितना ज्यादा हो सके उन्हें पैम्पर करो, और पैम्पर करने के साथ साथ उनके साथ ना माइक्रो मैनेजमेंट मत करो। ये किया, ये क्यों नहीं किया, ये कैसे किया, ये कितना किया, टोका टाकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऑब्जर्व करो, अंडरस्टैंड करो, एंड जरूरत पड़े तो उस ऑब्जर्वेशन को अपने तरीके से उसको बेटर फिक्स करो इंस्टेड ऑफ टोका टाकी। क्योंकि आज के डेट में बच्चों को बहुत ज्यादा भी टोका टाकी पसंद नहीं है, राइट? सो चॉइस क्या है बच्चे की, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं चाहती हूँ कि हमारे आज के पेरेंट्स जो छोटे बच्चों से डील कर रहे हैं 5 to 15 इयर्स के, 10s के साथ बेसिकली, क्योंकि 13 में जब वो 10 हो जाते हैं 12 इयर्स के बाद, तो उनका एक बहुत अलग लाइफ सर्कल होता है। ऐसे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कैसे हैंडल करें? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आज की डेट में जब 13 में बच्चा एंटर करता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, थॉट प्रोसेस के चेंजेस होते हैं, काफी साइंटिफिक चेंजेस होते हैं। उसका बच्चे फ्रेंड सर्कल भी चेंज, सर्कल, इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसका इंटरेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो इम्पोर्टेंट है कि, क्योंकि वही बच्चा कल जाके एक मर्द बनने वाला, एक हस्बैंड बनने वाला, एक फादर बनने वाला है। और इस चीजों में मैंने ये भी देखा कि मदर्स बच्चों का चेंज ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है। तो प्लीज उन मदर्स के लिए कुछ बोलिए। मदर्स तो हमेशा मदर है। मतलब मदर इज ऑलवेज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस यूनिवर्स। हर मदर थोड़ा सा क्या होता है, हमें ऐसा लगता है दूर से, लेकिन एक्चुअली मदर अंदर से बहुत ज्यादा अटैच्ड होती है, क्योंकि वही मदर होती है जो 9 महीने उस बच्चे को अपने पेट में रखती है। ठीक है? तो मदर का क्या होता है ना, मदर ओवर इमोशनल होती है बच्चे के लिए, ओवर केयरिंग भी कह सकते हो आप। तो उस केस में कई बार क्या होता है कि शायद उस मदर को नहीं फील होता है कि मैं ओवर हो रही हूँ, लेकिन वो बच्चा और वो सोसाइटी उस मदर को ऐसे देखती है कि इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। है ना? हाँ। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि मदर को ऑब्जर्वेशन के साथ साथ और ओवर लव एंड इन सब चीजों के साथ साथ इम्पोर्टेंट है कि बैलेंस करे अपने इमोशंस को। एक मदर को अपने इमोशंस बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आई नो ऑल मदर्स आर इमोशनल, ऑल मदर्स आर लविंग along with my mother too, but the best fact is that balancing. बट मैंने सुना है आप रिलेशनशिप कोच हैं, तो मैं एक चीज ये बोलना चाह रही हूँ कि कई लोग सोशल मीडिया में, मैंने बहुत सारे ऐसे थेरेपिस्ट हैं जिनके मुंह से सुना है कि मदर का ओवर इमोशनल होना बेटा या बेटी के प्रति उनकी शादियों का रिलेशन खराब करता है। इस बारे में क्या बोलेंगे? क्या ऐसा है, या इस चीज को मदर और रिलेशनशिप में बच्चे कैसे डील करें? चलिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जी। ठीक है? आपके सामने ये पानी की बोतल है। जी। ओके, 3 बोतल पड़ी है। आपको प्यास लगेगी तो आप ये पानी की बोतल खोलोगे और पियोगे। जी। फिर आपको और प्यास लगेगी, आप दूसरी बोतल खोल के पियोगे, और अभी तक मुझे प्यास नहीं लग रही है।
फिर अब थोड़ी देर बाद आपको और प्यास लगेगी तो आप तीसरी बोतल भी ओपन करके पियोगे जी। लेकिन तीसरी बोतल में आप मेरे से पूछोगे अगर आपको प्यास नहीं लग रही है तो क्या ये पानी मैं ले सकती हूँ? बिल्कुल। लेकिन वो आपने पहली दो में नहीं पूछा, आपने तीसरी में पूछा है, क्योंकि प्लेंटी ऑफ ऑप्शन था। हाँ, क्योंकि तीसरी पे थोड़ा सा मेरा राइट्स था, राइट? क्योंकि आपको ऐसा लगा जब तीनों मैं पी लूंगी तो अर्जुन तो प्यासा है, उसको फिर कैसे होगा? करेक्ट। सेम एक मदर के साथ है। तो मदर के साथ क्या होता है कि मदर का बचपन से ही वो प्यार देता है, हर वक्त समेट के रखना, प्रोटेक्ट करना। मदर के लिए आप 50 साल भी हो जाओ तब भी आप उसके लिए वही बच्चे हो जो 9 महीने के पेट में थे, ठीक है? तो इतनी थॉट निकालनी पड़ेगी कि मदर के कारण रिश्ते टूट गए, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? मतलब मदर के कारण रिश्ते नहीं टूटते, जो रिश्ते टूटते हैं वो हमारे रिलेशनशिप के मिसबैलेंस होने से टूटते हैं। जो चीज हम डील नहीं कर पा रहे हमने ब्लेम कर देना, ये मदर की वजह से हो गया, ये फादर की वजह से हो गया, या ये घर में मेरी सिस्टर की वजह से हो गया। क्योंकि सोसाइटी के अंदर ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन उसको बैलेंस करने वाली बात है ना, वहां पे इंसान को एक्शन लेना है, और वो एक्शन लेने से तो घबरा रहा है। सो मैं ये पूछ रही थी कि रिलेशनशिप के बारे में आप इतने अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, आप कोच भी हैं, तो ये बताइए कि आजकल की शादियां इतनी फेलियर हैं, डिवोर्स रेट इतने हो रहे हैं, पेरेंट्स का लड़ाई झगड़ा देख के बच्चा क्या फील कर रहा है, पेरेंट्स क्या फील कर रहे हैं, और पेरेंट्स के पेरेंट्स क्या फील कर रहे हैं, सोसाइटी में क्या मैसेज जा रहा है, इस बारे में बात करें। ये रिलेशनशिप लोग झेल क्यों नहीं पा रहे? देखिए, दैट इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट जो आपने रेज किया, और आजकल ये चीजें बहुत कॉमन हो रही हैं। एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, राइट? एडजस्टमेंट का नाम रिलेशनशिप नहीं है। किसी के ऊपर कोई चीज जबरदस्ती थोप देना, या कोई चीज जबरदस्ती करवाना, या अपने हिसाब से किसी को चलाना, राइट, वो रिलेशनशिप नहीं है। चाहे वो लड़की की तरफ से हो, चाहे वो लड़के की तरफ से हो, किसी की भी तरफ से हो। और जबरदस्ती, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है रिलेशनशिप में कोई भी चीज ज्यादा लंबी चलती नहीं है। इसीलिए रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ब्रेक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हर इंसान रूल करना चाह रहा है रिलेशनशिप में, डोमिनेट करना चाह रहा है अपने पार्टनर को। दोनों पार्टनर में ये कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन किसको ज्यादा डोमिनेट करेगा, राइट? इवन शादी से पहले भी लड़का या लड़की को इस चीज पे ट्रेंड नहीं किया जाता है कि रिलेशनशिप को बेहतर कैसे बनाना है। किया भी जाता है तो उससे ज्यादा ये भी एक पॉइंट होता है, आजकल फैक्टर होता है कि दोनों में से तुम उसको डोमिनेट कैसे करोगे शादी के बाद। ये बहुत सीरियस मैटर है। अगर हम शादी से पहले, रिलेशनशिप से पहले, एक पौधे को पेड़ बनने से पहले ही उसके बीज में ये डाल रहे हैं कि पेड़ जो है वो पेड़ रहेगा, और अगर गलती से पौधा रहा तो उसको कट जाना चाहिए, या गलती से पौधा रह गया तो उसको जिंदगी पर पछताना चाहिए कि मैं पेड़ क्यों नहीं बन पाया। एग्जैक्टली। नो, जब तक उसमें पॉजिटिव एनर्जी की, जैसे कहते हैं ना हिंदी में शब्द, सिंचाई नहीं होगी, तब तक वो बढ़िया पौधा पेड़ बनेगा कैसे? रिलेशनशिप में भी जब हम किसी रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, पहले तो माइंड से ये चीज को बिल्कुल डिलीट करना है, हमें किसी भी पार्टनर को डोमिनेट करना है। यहाँ डोमिनेट का सिस्टम ही नहीं है, ना ये बिजनेस है ना ये जॉब है। दिस इज द रिलेशनशिप। क्यों नहीं समझते लोग ये? डोंट डोमिनेट। दूसरी चीज, एडजस्टमेंट नहीं करनी। कोई किसी को मार रहा है, रिलेशनशिप में पीट रहा है, अत्याचार कर रहा है, रेज योर वॉइस। अंदर 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 घुट घुट के हर रोज नहीं मरना, क्योंकि जब हर रोज ऐसी चीज होती है, जब हर रोज इंसान ये सोचता है कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लूंगी, एडजस्ट कर लूंगा, मैंने अपने पेरेंट्स को कमिटमेंट किया है। पेरेंट्स कमिटमेंट इज गुड, बट पेरेंट्स को अगर कोई चीज, ये भी कि लव मैरिज की है तो लोग क्या बोलेंगे? ना नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, कोई भी मैरिज है, लाइफ आपकी है। दिस इज योर लाइफ, यू विल हैव टू सेव योर लाइफ। इफ यू विल नॉट सेव योर लाइफ, नो वन कैन सेव योर लाइफ। कोई आपकी लाइफ, कोई कोच भी लाइफ सेव नहीं कर सकता अगर आप खुद से अपना स्टेप नहीं लेंगे मुझे लाइफ सेव करनी है। यहाँ बहुत सारे कोची मेरे ऐसे हैं कि वो चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को बेटर करना, वो चाहते हैं अपनी चीजों को फिक्स करना, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके अंदर शर्म है, हेजिटेशन है, लोग क्या कहेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे। अगर आप इतना सोच के हर रोज अपने आप को इंसान मारता रहेगा ना, तो एक दिन वो जिंदा तो है पर अंदर से रियली मर जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप दो तरह के हैं।
कई तो लॉन्ग डिस्टेंस में तो उनके ब्रेकअप हो ही जाते हैं, शॉर्ट में भी हो जाते हैं, और कई तो लॉन्ग डिस्टेंस भी इतने अच्छे से कैरी कर पाते हैं। क्या रीजन है इन चीजों का, वो कैसे हैंडल करते हैं? उनका हार्ट है। दैट इज द यूनिकनेस। सो सी, रिलेशनशिप चाहे लॉन्ग रिलेशनशिप हो या शॉर्ट रिलेशनशिप हो, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, मैटर इंपॉर्टेंट ये करता है कि इमोशनली कितना कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, राइट? क्योंकि ठीक है, आप इमोशनली पहले कनेक्टेड हैं या फिजिकली पहले कनेक्टेड होना चाहते हैं, वो प्रायोरिटी भी आपके रिलेशनशिप में आपको क्लियर होनी चाहिए। इज इट रिलेशनशिप प्रायोरिटी ऑन योर इमोशनली स्पिरिचुअली कनेक्शन, और इज इट रिलेशनशिप स्टार्टिंग विद द फिजिकल कनेक्शन? सर फैमिली क्या है? दो लोगों के साथ रहने को फैमिली बोलेंगे या पूरा एक परिवार का समूह? देखिए, दो लोगों का साथ रहना भी फैमिली है, पूरे परिवार का साथ रहना भी फैमिली है। फैमिली केसेस में इकलौता बेटा है, बहू उनके साथ नहीं रहना चाहती, उनके लाइक टर्म्स नहीं बन रहे हैं आपस में, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे डील किया जाए? देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है ना जो एक राष्ट्रीय मुद्दा है। नहीं, बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दा है, तभी तो हमारे क्लाइंट की फरमाइश है, भाई हमारे लोग सुन रहे हैं आपको, तो आपको बताना पड़ेगा ना। नेहा जी, देखिए क्या होता है कि अगर किसी का इकलौता बेटा है, राइट, और उसकी वाइफ का उनकी फैमिली वालों के साथ शादी के बाद कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट रेगुलर हो रहा है, ओके, उस केस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उस कंफ्लिक्ट को फिक्स करना। आपको पता है, आज इतनी मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होने के बावजूद भी सुसाइड रेट और बढ़ भी रहे हैं, आप ये देखिए। जी बिल्कुल। ठीक है, रीजन पता है क्या है? कि लोगों के अंदर ना थोड़ी एक्सेप्टेंस खत्म होती जा रही है। एक्सेप्टेंस की, हाँ मेरे अंदर ये चैलेंज है, मुझे फिक्स करना है। वो डिफेंड करने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। बिल्कुल। डिफेंडिंग मोड, जब तक आप डिफेंडिंग मेथड्स में रहेंगे ना किसी भी रिलेशनशिप में, तब तक कोई भी चीज फिक्स नहीं हो सकती। लाइक मेरे पास बहुत सारे सेशंस आते हैं, उन्हें फिक्स तो करनी है सिचुएशन, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले फिक्स करने से पहले वो अपने आप को डिफेंड करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में, सरेंडर नहीं करते। हर विक्टिम डिफेंड करता है ना, हर तो विक्टिम पता चल जाता है। एब्सोल्युटली, जो डिफेंड करेगा वो विक्टिम है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा एस्पेक्ट ये है ना कि जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तब तक आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, राइट? सो रिलेशनशिप में भी यही होता है कि जब आपने जो क्वेश्चन पूछा कि वो सिंगल है और अलग अलग रहना चाहते हैं, ऑल एंड ऑल, प्रायोरिटी डिपेंड करती है उस फैमिली की। एवरी इंडिविजुअल फैमिली इज डिफरेंट। गलत और सही की तो बात ही नहीं है, मैंने बोला गलत और सही की कोई डेफिनेशन नहीं है, अलग डिफरेंट है चीजें। तो उसको डील करने की आपकी सिचुएशन, स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होनी चाहिए, ताकि आप उसे काम तरीके से अच्छे से अपने पार्टनर के साथ मिलकर चीजों को डील कर सके। क्योंकि एक पेरेंट्स का भी उतना ही हक बनता है बुढ़ापे में अपने बच्चे का सपोर्ट लेना, जितना बच्चे ने बचपन में उस पेरेंट्स का सपोर्ट लिया था। शादी निभानी जरूरी है या रिश्ता निभाना जरूरी है? दोनों। एक रिश्ता आपका बचपन से जुड़ा हुआ है, और एक रिश्ता आपका इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, जो अभी शादी के बाद भी जुड़ा हुआ है, जो बहुत डीप रिलेशनशिप है। दोनों रिश्ते बहुत जरूरी है। तो सर इनको कैसे ठीक किया जाए? बहुत परेशानी लोगों को आज फेस करना पड़ रहा है। देखिए, इसको ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है किसी भी चीज को, आपने फीमेल के अगेंस्ट बोला ना, अब हमारे मेल्स के लिए नहीं, आप बता रहे थे फीमेल ऐसा मतलब ओवरडू कर जाती है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये बोला चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। मैं कहना चाह रहा हूँ चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, करेक्ट, सबसे पहले डिफेंडिव नहीं होना। ऐसा नहीं है कि फीमेल की ही लड़ाई अपनी मदर इन लॉ से होती है हमेशा। अगर हस्बैंड मार रहा पीट रहा तो औरत क्या करे? भाई आवाज रेज करे ना, और क्या करे, शी विल रेज हर वॉइस। सर उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो वो अपने डिवोर्स का स्टेप भी नहीं ले सकती। बच्चे छोटे हैं कई केसेस में, और कई केसेस में तो बच्चे हैं ही नहीं, लेकिन दोनों के बीच इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि वो आगे रिलेशन को कैसे लेके जाए। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि आपकी मेंटल हेल्थ का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ऐसे चैलेंजेस को डील करने के लिए आपकी बेटर साइकोलॉजी एंड पॉजिटिव माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? एंड आई पर्सनली बिलीव जो इंसान एवरीडे 5 चीजों के ऊपर अपने काम करता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल, उस इंसान के पास
कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता ही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल, ये 5 एरिया हर इंसान को इम्पोर्टेंट है। रोज अपने ऊपर इसके ऊपर इम्प्रोवाइज करना, अपग्रेड करना, काम करना। क्योंकि जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा ना, इसका आंसर जब मिलता है जब हम अपने सेल्फ के ऊपर काम करते हैं रोज। इसका स्पिरिचुअलिटी कितनी जरूरी है रिलेशनशिप मेंटोर को दूसरों को समझाने के लिए, या हमको आप क्या एडवाइस देंगे? हमें स्पिरिचुअल होना जरूरी है अपने रिलेशनशिप को? स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ चॉइस, स्पिरिचुअलिटी इज मैंडेटरी, राइट? क्योंकि जिस तरीके से जब हम पैदा होते हैं, राइट, आपको पता है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है क्या? वो हमारा एक बिहेवियर का हिस्सा है। एक बच्चा जब पैदा होता है ना सर, जो बंदा स्पिरिचुअल है क्या वो कभी गलत नहीं हो सकता है? मैं उसी पे आंसर दे रहा था कि स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो बचपन से हर इंसान के अंदर है। कोई ये ना भी बोले मैं स्पिरिचुअल हूं नहीं हूं, उसके अंदर है। गुस्सा सबको आएगा ना। बच्चा है जिसको सिर्फ अपने मम्मी पापा का फील है जब वो छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, उसके अलावा दुनिया में किसी को नहीं जानता, लेकिन सेंसेस उसके भी एक्टिव है ना। दैट इज द ह्यूमन वैल्यूज, इमोशंस, टाइप ऑफ इमोशंस। सो टाइप ऑफ इमोशन नेचुरली है फीड। उसी तरीके से आध्यात्मिकता उस नेचुरल पार्ट का हिस्सा है इंसान के बिहेवियर में। आध्यात्मिकता क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी कितना काम आती है हमारे जीवन में? स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले आपके बेस ह्यूमैनिटी से शुरू होती है। अगर आप ह्यूमन है, आप अच्छे इंसान है, इंसानियत को जिंदा रखते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी आपकी अवेकनिंग रहती है एवरीडे। स्पिरिचुअल होता है इंसान, मैंने वही बोला, हर इंसान स्पिरिचुअल होता है, लेकिन उसे समय पे अवेकनिंग उसकी बहुत जरूरी है, राइट? तो वो स्पिरिचुअलिटी इंसान को उसके खुद के सेल्फ को जिंदा रखने में काम आती है। क्यों? जब वो फील करता है आई एम अलाइव, जब वो फील करता है आई एम हियर फॉर अदर्स, जब वो फील करता है आई एम हियर फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई लव्ड वन, दैट मूवमेंट, वो स्पिरिचुअलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इमोशंस के साथ नेक्स्ट पर्सन के इमोशन से कनेक्ट होती है। और जिसे लोग कहते हैं कि एनर्जी से एनर्जी कनेक्शन हो गया, वो एनर्जी से एनर्जी कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी ही तो है, ऑरा। That's called the spirituality. So आध्यात्मिकता को समझिए, आध्यात्मिकता हमारी सॉल से स्टार्ट होती है, राइट? उसको जब हम फील करते हैं ना, you will win the different world, राइट? अब एक आम इंसान के लिए जरूरी है कि नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि वो चॉइस नहीं है। अगर एक इंसान को अपनी लाइफ को शॉर्टेड रखना है, उसको अवेकनिंग समय पे करनी पड़ेगी। अब वो अलग अलग सोर्सेज से कर सकता है, वो मेडिटेट कर सकता है, वो ब्रेथ वर्क कर सकता है, वो स्पिरिचुअल प्लेसेस चाहे तो ट्रैवल कर सकता है, वो नेचर में जा सकता है, वो ह्यूमैनिटी सर्व कर सकता है, वो गरीब बच्चों को पढ़ा के कर सकता है, वो अच्छी अच्छी चीजें करके कर सकता है। जिस चीज से खुशी मिले वही आध्यात्मिकता है। That's great. क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ करना स्पिरिचुअलिटी है, तो वो आप डिफाइन कर दीजिए। देखिए, रिलीजियस पार्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी समहाउ, क्योंकि वो हमारे अंदर पीस भी बिल्ड करती है, हमारे अंदर बहुत सारी इमोशंस बिल्ड करती है, लेकिन वो उसका एक स्पिरिचुअलिटी का एक हिस्सा है। धर्म और कर्म दोनों मिलकर स्पिरिचुअलिटी को बिल्ड करते हैं, लेकिन उससे पहले कर्म बहुत जरूरी है। अगर आप कर्म नहीं कर रहे, अच्छी चीजें नहीं कर रहे, अपने आपका जो लाइफ का पर्पस है आपने उसे ही फॉलो नहीं करा, तो स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन को समझेगा कैसे इंसान? मतलब शांति मिलना मेन मुद्दा है कि हमको खुद को शांति प्रदान हो, खुद को शांति मिले, खुद को हम रिलैक्स हो जाएं। हाँ, खुद को चाहे हम पूजा पाठ करके हो, ध्यान करके हो, योगा करके हो, या वर्कआउट करें, मतलब सेल्फ टाइमिंग बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। एंड आध्यात्मिकता यही है कि आप अपने आप को सेल्फ टाइमिंग दे और प्लस अपने को समझे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। जी, किसी को हर्ट नहीं करना, दैट इज आल्सो स्पिरिचुअलिटी। एब्सोल्युटली, सेल्फ अवेकनिंग। हाँ, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं ना कि मैं बहुत स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ, लेकिन आई थिंक वो बहुत हर्टिंग बिहेवियर, बहुत ही गंदा, उसको एक बदतमीजी भी कहते हैं, और लोग बड़ा खुश होते हैं कि आई एम वेरी स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी भागवतम, एंड उसमें लिखा हुआ है कि किसी के लिए आप ऐसे शब्द बोल दें जिससे वो बंदा हर्ट हो जाए, तो आपने बहुत बड़ा पाप कर लिया है। एब्सोल्युटली। डू यू एग्री दिस? बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि ये मैंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले किसी के साथ कन्वर्सेशन किया था, तो मेरे को ये चीज एक उन्होंने बहुत अच्छी सिखाई थी और बताई थी कि जिस मोमेंट में हम जो शब्द यूज करते हैं ना, बोलते हैं जी, उस टाइम ही हमने वो बीज डाल दिया जो पेड़ बन जाएगा।
तो पहले तो हमें बोलना ही सोच के चाहिए, बिल्कुल सोच के बोलें। जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो शब्दों के प्रयोग से जो चीजें हम बिल्ड कर रहे हैं वो हमारे सामने दिखेंगी। सर अपने बच्चों को कैसे हम मोटिवेट करें कि वो स्पिरिचुअल हो, वो चीजों को समझे? बच्चों के लिए कुछ बताइए। बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ वैल्यूज के बारे में उनको समझाना। पेरेंट्स कैसे डील करें? दैट्स हाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों की वैल्यू की अवेकनिंग करना। बच्चों की वैल्यू अवेकनिंग इम्पोर्टेंट है कि बच्चा स्कूल में आज भी अपने दोस्तों के साथ लंच शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शेयरिंग, लंच शेयरिंग। उसके साथ साथ बच्चा दूसरे बच्चे के साथ कंपटीशन, मतलब जैसे होता है ना कि लाइक एक बच्चे ने अगर स्कूल में पब्लिक स्पीकिंग अच्छी करी तो दूसरे बच्चे के ऊपर एक पेरेंट्स का एक प्रेशर होता है कि उस बच्चे ने पब्लिक स्पीकिंग अच्छी करी है, तुमने क्यों नहीं करी, तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता है, तुम बोल भी नहीं पा रहे। अब उस बच्चे को आपने प्रेशर दे दिया और बच्चा हो सकता है उससे अच्छा पब्लिक स्पीकर बन जाए दूसरे बच्चे से, लेकिन उसका मेथड को तो डिस्टर्ब कर दिया ना। तो बिफोर डिलीवरिंग दिस स्टेटमेंट ना एक बच्चे को कि तुम कर नहीं सकते, तुम्हारा 7 का बच्चा ये कर रहा है, X का बच्चा, Y का बच्चा, Z का बच्चा, इन सब बातों से आज बच्चा ग्रो नहीं करेगा। बच्चे की ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, उसके इंडिविजुअल माइंड को एक्सेस करो बैठ के। पेरेंट्स के पास मोस्ट ऑफ टाइम नहीं हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, हर चीज को आउटसोर्स कर दे रहे हैं। राइट, बच्चे की डेवलपमेंट प्रोफेशनल को आउटसोर्स कर दी, हर चीज को आउटसोर्स कर रहे हैं, लेकिन क्या रियली में बच्चे के इमोशंस, बच्चे की वैल्यू कोई आउटसोर्स किया हुआ इंसान बिल्ड कर सकता है? नहीं। सबसे पहला राइट्स पेरेंट्स का है। तो बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह के कितना अच्छा कुछ सीख सकते हैं, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स का साथ कितना जरूरी है बच्चों? ग्रैंड पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स ही बहुत बड़ी चीज होती है। राइट, ग्रैंड पेरेंट्स की एक बच्चा जो जॉइंट फैमिली में रह रहा है और एक बच्चा जो इंडिविजुअल फैमिली में रह रहा है, दोनों की ग्रोथ फैक्टर्स कैसे होंगे? दोनों के अगेन ग्रोथ फैक्टर मैं ये नहीं कह सकता किसी के ज्यादा अच्छे हैं किसी के ज्यादा खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन। ओके, जॉइंट फैमिली में रह रहा है वो बच्चा हो सकता है इतना ग्रो ना कर पाए जितना अकेले जो सिंगल पेरेंट्स के साथ रह रहा है वो ग्रो कर जाए। इज अगेन डिपेंड ऑन द पेरेंटिंग पार्ट। राइट, पेरेंटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जॉइंट में ये है कि पर जहाँ मॉम डैड खुद ही लड़ रहे हैं, पेरेंट्स खुद ही आपस में एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, खींच रहे हैं, एक दूसरे से भद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ऐसे बच्चे के मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ता है। एब्सोल्युटली बहुत। ऐसे पेरेंट्स को क्या डिसीजन लेना चाहिए, सेपरेट होके एक बच्चे को पालें या साथ में फिर भी बच्चे के लिए रहें? ये वाला क्वेश्चन हमारी ऑडियंस बहुत पूछती है, इसका जवाब चाहिए। देखिए, पहले तो डिपेंड करता है आपका बच्चा किस फेज पे है जी। ओके, और आप एक्चुअल में सर मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ 5 से लेकर 13 तक के बच्चे के लिए, क्योंकि वो सबसे इमोशनल फेज बच्चे का होता है आई थिंक, और थोड़ा बड़ा बच्चा तो फिर भी चीजें समझता है, लेकिन ये कच्ची मिट्टी है तो इसके लिए तो चीजें बहुत, इसके दिमाग पे क्या असर होगा? देखिए, जैसा मैंने बोला कि इमोशनली और बच्चे आज के डेट में बहुत सेंसिटिव होते हैं, हर एक चीज को माइंड में फीड कर लेते हैं और बहुत इमोशनल होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि अगर ऐसा कुछ होता है, राइट, पेरेंट्स लड़ रहे हैं आपस में, हर जगह हस्बैंड वाइफ हर जगह लड़ाई होती है, कहाँ नहीं होती है, राइट। तो सबसे पहले अपने ना सेपरेट एरिया में, जोन में जाके लड़ाई करें, फाइट करें, जो भी आपस में करना है, ठीक है। जो भी करना है आपस में, लड़ाई झगड़े सब जगह होते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रहा कि लड़ाई मत करो, ये मत करो, वो मत करो, सब जगह सब होता है, करो, इमोशंस रिलीज करो। तो लड़ाई का एक रूम होना चाहिए। हाँ, फाइट रूम नहीं, फाइट टाइम होना चाहिए जिसमें आपका बच्चा ना होगा उस टाइम, क्योंकि बच्चे की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए वहां पे, करेक्ट, ताकि वो बच्चा एटलीस्ट, क्योंकि हम लोग मैच्योर है, वो पेरेंट्स मैच्योर है, वो तो बाद में अपने आप को डील करके आपस में फिक्स कर लेंगे, लेकिन वो बच्चे पे तो फीड करा गए ना, अब वो फिक्स नहीं कर सकते जल्दी। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है लड़ाई अकेले में करें, बच्चे के सामने ना करें। नहीं, वो ट्रॉमा बच्चा पूरी जिंदगी आएगी। हाँ, ट्रॉमेटिक होते हैं, बच्चा इवन अगेंस्ट हो जाता है कई बार पेरेंट्स के। मेरे पास तो ऐसे केसेस भी आती है जब बच्चा कहता है मुझे पेरेंट्स के साथ रहना ही नहीं है, इनका लास्ट नेम लगाना ही नहीं है, और जब मैं एक्सेस करता हूँ पेरेंट्स तो बहुत ध्यान रख रहा है, तो पता चलता है कि भाई पेरेंट्स ध्यान तो रख रहा है, लेकिन जब वो बच्चा छोटा था तो पेरेंट्स उसके आगे लड़े थे। अब बच्चा क्या होता है, बायस्ड हो जाता है, मम्मी का फेवरेट है, पापा ने गलत किया, वो पापा के अगेंस्ट हो गया, वो पापा का फेवरेट है, मम्मी के अगेंस्ट हो गया। तो और कई बार क्या होता है कि मम्मी और पापा की लड़ाई का बेनिफिट भी बच्चे उठाते हैं, राइट। उससे क्या हो रहा है कि उनकी लड़ाई का बेनिफिट उठा के वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं कई बार, हार्ड टू डील विद, राइट। सो इम्पोर्टेंट है तीनों का, बच्चे का,
माता का और पिता का, तीनों का आपस में सिंक रहना, और वो सिंकिंग जब ही रहेगी जब माता पिता मैच्योरली पहले खुद एक साथ रहेंगे, देन चीजें ठीक हो सकती। एग्जैक्टली काफी पेरेंट्स बोल रहे हैं बच्चा हमारी क्या लड़ाई देख रहा है, बाहर इतनी लड़ाइयां देख रहा है, तो मैं ये बोलती हूँ कि बाहर वो जो देख रहा है उससे उसकी पर्सनल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसे फर्क पड़ने वाला आप घर में उसके साथ क्या कर रहे हो, क्योंकि ही इज योर किड, योर बेबी, आपका पार्ट है, उसने बाहर देखा उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब कई पेरेंट्स की ये कंप्लेन है कि आप कह रहे हो कि हम घर पे लड़ रहे हैं तो बच्चा सीख रहा है, क्या हमारा बच्चा बाहर नहीं जा रहा है, पब्लिक में नहीं जा रहा है, वो स्कूल में नहीं दोस्तों को लड़ता हुआ देख रहा है, या दूसरे पेरेंट्स का वो घर मोहल्ले में आसपास पड़ोस में लड़ाई झगड़ा देख रहा है, वहां से नहीं सीख रहा है। इस बारे में क्या बोलेंगे और पेरेंट्स को आप कैसे अभी इसमें उनको कन्विंस कैसे करेंगे? नेहा, दिस इज द वेरी वेरी गुड पॉइंट, यू नो, वेरी वेरी गुड पॉइंट. Let me explain it with a good example. जी. And I'm sure you will love this example and your audience too. Suppose करिए आप एक फार्मर है, मैं एक फार्मर हूँ, करेक्ट, हम दोनों एक फार्मर है. आपके पास एक आपकी सेपरेट लैंड है, मेरे पास एक मेरी सेपरेट लैंड है, जी. करेक्ट. अब आपने अपने बच्चे को उस लैंड पे, उस जमीन पे खेती करने के लिए लगा दिया, भाई धान उगाओ, गेहूं उगाओ, है ना. और मैंने अपने बच्चे को खेती करने के लिए लगा दिया, गन्ने उगाओ, ठीक है, कॉफी उगाओ, राइट. टू सेपरेट लैंड्स, टू सेपरेट, करेक्ट, टू सेपरेट. अब आपके बच्चे ने क्या करा, आपका बच्चा मेरे खेत में आया और मेरे गन्ने तोड़ के ले गया, करेक्ट. और मेरा बच्चा क्या कर रहा है, आपके खेत में जा रहा है और गेहूं तोड़ के ले आ रहा है, करेक्ट. क्योंकि मेरे खेत में गेहूं नहीं है और आपके खेत में गन्ने नहीं है, एग्जैक्टली, करेक्ट. अब मैं उस बच्चे से लड़ रहा हूं कि क्यों करा है ऐसा, तो वो कुछ नहीं बोल रहा, चुप बैठा हुआ है. आप भी अपने बच्चे से बोल रहे हो क्यों करा ऐसा, चुप बैठा हुआ है. अब वहीं पे हम उस बच्चे को डांटे जा रहे हैं कि तुमने गलत किया, तुमने चोरी करी, दूसरों के नहीं जाना चाहिए, ये वो, अपने यहाँ करो. लेकिन एक्चुअली में उसको अपने खेत में तो वो चीज मिल ही नहीं रही है ना जो दूसरे के खेत में चोरी करने जा रहा है. तो उससे क्या हो रहा है, बच्चे की वैल्यू मिसगाइड हो रही है. हमने बच्चों को बताया ही नहीं कि हमारा खेत ही बना इस इस सब्जी के लिए है, पौधे के लिए है, या धान के लिए है ना. हमने उसे कभी गाइड किया बचपन में, राइट. जैसे सेम छोटी सी पेरेंटिंग हो रहा, एक और के अंदर बच्चे को एब्सोल्युटली, है ना, बच्चे को डाला ही नहीं उसमें. अब हम बच्चे से कह रहे हैं, अब हम आपस में कह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में बोल रहे हैं कि बच्चा बाहर भी तो लड़ रहा है. अरे बाहर तो वो दूसरे की उस खेती, उस चीज को लेने गया है ना जो उसके थी ही नहीं, उसके लिए उसे डांट क्यों रहे हो, राइट. लेकिन उसको फर्क जब पड़ेगा जब आपके घर में गेहूं और धान आपकी जमीन में उग रहा है, आप उसे वो देने से ही मना कर दोगे, वो उसमें ज्यादा हर्ट होगा, क्योंकि दूसरी वाली तो उसके लिए चोरी है, तो आप उसे रोक सकते हो. लेकिन जो अपने में नहीं दे रहे वो तो आप सबसे ज्यादा गलत कर रहे हो. तो अपनी जमीन पे आप कोई धान या चावल उगा रहे हो और अगर नहीं दे रहे हो, वो गलत कर रहे हो आप. दूसरे की ले ना ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दूसरे की जमीन है, दूसरे की पेरेंटिंग है, करेक्ट. सेम उसी तरीके से बचपन में, चाइल्डहुड में, स्कूलों में क्या सिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल, एप्पल का कलर रेड, राइट. लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, एडवांस खेतों में जाता है, हिमाचल में जाता है एप्पल खाने, तो वहां देखता है ग्रीन एप्पल, एप्पल ग्रीन होता है. बच्चों को तो आजकल पता है, लेकिन बचपन से क्या एक फॉर्मेट डाल दिया जाता है, ए फॉर एप्पल, एप्पल का कलर रेड. तो वो माइंडसेट को ना हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट किए जा रहे हैं. वो तो आज मैं थैंकफुल हूँ एजुकेशन सिस्टम का, अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स का, एडु लीडर्स का. आज में कितने सारे इवन इंस्पायरिंग प्रिंसिपल से मिलके आए इन माई वन ऑफ द इवेंट. क्रिएटिव थॉट प्रोसेस हो गया है. लेकिन वही एक टाइम था जो ए फॉर एप्पल, एप्पल से रेड, बस यही चल रहा था. बिल्कुल. दिस इज हाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पेरेंटिंग को भी इनोवेट करना पड़ेगा. जब तक पेरेंटिंग इनोवेट नहीं होगी, बच्चा हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़ा होकर इनोवेट बनेगा. हम बात कर रहे हैं ए फॉर एप्पल ओनली, लेकिन बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ बड़ा करे, वो एक नया स्टार्टअप तैयार करे. अरे नया स्टार्टअप तैयार करने के लिए सबसे पहले उसके माइंड को इनोवेट बनाना पड़ेगा बचपन से ही. क्रिएटिव बनाओ, डिफरेंट कराओ, अलग करो, फियरलेस बनाओ, कंफर्ट जोन से बाहर निकालो. जब तक बच्चा कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक उसे फ्रीडम नहीं मिलेगी, जब तक उसे स्पेस नहीं मिलेगा, वो उसको फील कैसे करेगा.
और जब तक बच्चा उस चीज को फील नहीं करेगा उसके अंदर जागरूकता रहेगी। ये नाइट लाइफ क्या होती है, नाइट पार्टी क्या होती है, मेरे दोस्त भी जाते हैं, भाई उसे घर में बैठाओ, ले ये जूस ले, चिप्स ले, चलो नाइट पार्टी साथ में बैठ के करते हैं, छोटा सा म्यूजिक लगा दिया पेरेंट्स ने, हस्बैंड वाइफ में बच्चे को लेके बैठ गए, म्यूजिक लगा दिया, चिप्स खोल लिए, बच्चे को जो पसंद है खोला खाया, दिस इज द नाइट पार्टी बेटा। अब उसके अंदर वो चीज ही नहीं है, हाँ नाइट पार्टी क्या होती है, मेरे पापा ने बता तो रखा है नाइट पार्टी क्या होती है, पापा मम्मा ने। वहीं घर में आप कह रहे हो नहीं कुछ नहीं, ये तो बेकार चीज है, ये तो गलत चीज, नाइट पार्टी कहां से सीख के आए बेटा ये शब्द। पर कई बच्चे तो उसका गलत बेनिफिट उठाते हैं। हाँ ऐसे नाइट पार्टी है तो मैं दोस्तों के साथ आउटिंग करूंगा, जैसे कि टिन्स, मेरे फैमिली में भी काफी लोग हैं टिन बच्चे इसको इस दौर से गुजर रहे हैं, वो क्लब जाना चाहते हैं, वो तो क्लब नई नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं। देखिए पहली चीज तो क्लबिंग कोई गलत हैबिट नहीं है, क्लबिंग इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग योर माइंडसेट विद लाउड म्यूजिक, डांस विद फ्रेंड्स, हैव फन, दैट्स फाइन, क्लबिंग इज नॉट ए बैड हैबिट। लेकिन हमने क्या कर रखा है, उस क्लबिंग के अंदर कुछ पैरामीटर जो एड ऑन हो रखे हैं उसकी वजह से उसे खराब कर रखा है। अब डिपेंड करता है कि हम उन पैरामीटर जो हमने खराब किए हुए हैं, चाहे वो कोई एडिक्शन है, राइट, वो एडिक्शन को साइड करें, फन को इन्वॉल्व करें, नथिंग इज रॉन्ग। हमें बस कस्टमाइज करना, फिल्टर करनी है चीजें। आई टोल्ड यू ना इन दिस पॉडकास्ट, गलत नहीं है, अलग है चीजें, अलग तरीके से सोचना शुरू करें, अलग तरीके से जीना शुरू करें। लाइफ बहुत अलग है, ये लाइफ दोबारा कभी नहीं आएगी। वो एक मूवी है ना, बहुत अच्छी नाम है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिस इज द रियलिटी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। रोते रहोगे, पिटते रहोगे, मरते रहोगे, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है जो प्रेजेंट है ना, ये चला गया, ये वापस नहीं आएगा। दिस इज द प्रेजेंट टाइम। आज आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, प्रेजेंट है। कितने भी इसके रीटेक करेंगे, कितने भी दोबारा शूट करेंगे ना, वो चीज निकल के नहीं आएगी जो आज हम फील कर रहे हैं। ऑरा, एनर्जी, कनेक्शन, मीनिंगफुल टॉक्स, इंटेलेक्चुअल टॉक्स, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। सो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि आध्यात्मिकता क्या होती है। आध्यात्मिकता होती है जब हम अपने जुनून के लिए जीते हैं, आध्यात्मिकता होती है जब हम अपने विचारों के लिए जीते हैं, आध्यात्मिकता जो होती है जब हम अपने माता पिता के लिए जीतते हैं, अपने लव्ड वन के लिए जीतते हैं, आध्यात्मिकता होती है जब हम किसी के पीछे खड़े होते हैं, तो आगे बढ़, मैंने हाथ लगा रखा है, बगैर शोर मचाए कि मैंने इसके पीछे हाथ लगाया था। बिल्कुल। आध्यात्मिकता होती है जब हम अनकंडीशनल जीते हैं, आध्यात्मिकता होती है जब हम बगैर शर्तों के किसी के लिए जी मरते हैं, उसे आध्यात्मिकता कहते हैं। कई लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमारे पीछे ऑलवेज खड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारा वो लाइफ पार्टनर, हमारा लव वन, हमारा हस्बैंड, हमारी वाइफ, लाइक हमारे जो भी पार्टनर्स होते हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर, कोई भी रिलेशन आपके पीछे खड़े होते हैं, मतलब वो बहुत मैटर करते हैं आपकी जिंदगी में। सर ये बोल रही थी, बच्चों के घर के अंदर की पेरेंट्स की लड़ाई देख के बच्चा ज्यादा मैन्युपुलेट होता है या बाहर की लड़ाई झगड़ों से? ये तो बच्चे बड़े बड़े करते हैं। नहीं, पेरेंट्स ये कहते हैं ना, अरे वो बाहर सीख रहा है, हमसे थोड़ी ना सीख रहा है, हम तो लड़े ही नहीं। देखो बच्चा दोनों तरीके से सीखता है, इनर एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दोनों मैटर करते हैं, राइट। इनर एनवायरनमेंट सबसे पहले मैटर करता है, जिस तरीके से इंसान की सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है उसका इनर पहले मैटर करता है, फिर एक्सटर्नल मैटर करता है। माँ अपनी लाइफ में बढ़ रही है, पापा अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, दोनों ने सेपरेशन ले लिया, दोनों अलग अलग जी रहे हैं। अब बच्चा उस फेज में है, वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास रह रहा है, माँ आगे ग्रोथ करी, पापा आगे ग्रोथ कर रहा है, बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स के पास रह रहा है। अब उस बच्चे को न कल माँ बाप से प्यार दोनों से किसी से होने वाला है नहीं, क्योंकि उसको छोड़ दिया गया है, दोनों ने अपनी अपनी खुशी के लिए। ये इस सिचुएशन से हम कैसे निकले, क्या करना चाहिए एज अ मेंटोर? सी दिस सिचुएशन इज वेरी क्लियर कि सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है वाई क्लियर होना चाहिए, वाई यू एंटर इन द रिलेशनशिप। एक शादी थी, नहीं चली, दोनों ने सेपरेशन होने का ले लिया, हस्बैंड ने बोला मैं उसको देख नहीं, रहा हूं, ये कोई मार्केट का प्रोडक्ट थोड़ी ना है, खरीदा था नहीं चला तो सोचा कि चलो इसे बाहर फेंक दे। नहीं, जब शादी का लेवल बहुत टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक हो गया, एग्रीड, टॉक्सिक हो मारपीट गया, हो रही है, ठीक है, अल्कोहलिज्म हो रहा है, एब्सोल्युटली, बट मैच्योर तरीके से उसको आपस में अगर सेपरेशन भी लेना है,
सर इस सिचुएशन से हमारी ऑडियंस को निकालिए जहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, उनका डिवोर्स होना, तो मतलब आप समझ सकते हो कि जब हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, वाइफ हस्बैंड पे हाथ उठा रही, दोनों एक दूसरे का मुंह सुझा दे रहे हैं। है ऐसे बहुत रिलेशनशिप है, मैंने खुद देखे हुए हैं। मतलब वाइफ ने भी हस्बैंड को इतना पीटा है कि हस्बैंड का मुंह सूजा हुआ है, हस्बैंड ने वाइफ का जबड़ा हिला दिया है, दांत निकल के आ गए। ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिनको मैंने खुद देखा हुआ है। वाइफ इतनी सक्सेसफुल है, पर डे की इनकम उसकी लाख लाख रुपए, लेकिन पति उसका जबड़ा तोड़ दे रहा है। मैं इसमें बस पहले तो आपके ऑडियंस को एक चीज करेक्ट करना चाहता हूँ कि सक्सेस सिर्फ पैसों से नहीं होती है। और अगर कोई इंसान सक्सेस और जबड़े तोड़ रहा है अपने पार्टनर को, वो सक्सेस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सक्सेसफुल की डेफिनेशन तो पहले वैल्यू सक्सेस करना है ना जी, राइट। अब चाहे वो हस्बैंड वाइफ के ऊपर हाथ उठा रहा है या वाइफ हस्बैंड के ऊपर हाथ उठा रही है, रिलेशनशिप में तो हाथ उठाना ही सबसे बड़ी गलत चीज है जी। राइट। एब्यूजिंग भी गलत चीज है, ऑब्वियस सी बात है। टॉक्सिसिटी सी सर, वो जो शक, एक कहते हैं ना शक का बीज, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे इतना डाउट कर रहे हैं, जीने नहीं दे रहे एक दूसरे को, उस लेवल का चल रहा है। उसके बाद बच्चे को कैसे, आप एक ठेले से ना, हाँ, एक ठेले से एप्पल खरीद के लाते हो और वो एप्पल के अंदर कीड़े निकल जाते हैं। आप दूसरे दिन फिर जाते हो, ठेले वाला कहता है मैडम आज फ्रेश एप्पल है, आज कीड़े नहीं है। आप खरीद के ले आते हो, काटते हो, कीड़े नहीं है। आप एक ठेले वाले पे और उस एप्पल पे तो बिलीफ सिस्टम दोबारा बिल्ड कर रहे हो, लेकिन अपने रिलेशन पे नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली राइट। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि हम चांस नहीं दे रहे। हम एक अगर माइंडसेट बना ले रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो करते हुए माइंडसेट को ही हमें ब्रेक करना है। जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया कि एक ठेले वाले से, एक शॉपकीपर से अगर आप कोई फ्रूट खरीद रहे हो, वो खराब निकल जाता है, आप अगले दिन जाके अगर वो कहता है मैम आज ये फ्रेश आए हैं, आप खरीद लोगे, तो रिलेशनशिप ने क्या किया? सर मैं ये पूछना चाह रही, जो बच्चा इस टाइप के पेरेंट्स के साथ रह रहा है, उसको पेरेंट्स कैसा स्टेप लें, क्या करें उस बच्चे के लिए? आप तो लाइफ कोच हैं, उस बच्चे की लाइफ हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, उन दो पेरेंट्स के बराबर भी। उनके लिए मुझे वो एक प्रॉपर सा गाइडलाइन बताइए, वन वर्ड में, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, बच्चे को ध्यान में रखते हुए। बच्चे की पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए आपको? देखिए, बच्चे की पेरेंटिंग, अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो भी चीजें हैं, सबसे पहले बच्चे की वैल्यूज को आगे हाई रखिए, बच्चों को अपने मैटर से सेपरेट रखिए। अगर आपका डिवोर्स भी होने जा रहा है लेट्स से आपके पार्टनर के साथ, विच इज ओके, लेकिन बच्चा उस फॉर्म में नहीं है, उसको अडॉप्ट कर सके सिचुएशन। जब आप आपस में नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हो, बच्चा आपकी सिचुएशन कैसे अडॉप्ट करेगा? बच्चे को उस पूरे चैप्टर से ही आउट रखिए, डिवोर्स प्रोसीजर से, कंप्लीट प्रोसेस से आउट रखिए। बच्चे को कन्विंस कर रहे हो जाके, तेरे पापा ऐसे, पापा कर रहे हैं, तेरी मम्मी ऐसी, बच्चे को आपने बीच में मीडिएटर बना दिया है अपने दोनों के रिलेशनशिप में। बच्चा इतना मैच्योर थोड़ी ना है, जब मैच्योर तरीके से आप दोनों ही आपस में नहीं डील कर पा रहे, आप बच्चे को क्या सहारे ले रहे हो? क्यों? क्योंकि बच्चा किसको कोर्ट में जाके सपोर्ट करेगा, इसलिए। नो, ये नहीं होना चाहिए। एलिमनी मिलेगी, वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा। देखिए, फिर अगेन ये तो डील हो गई ना, रिलेशनशिप कहाँ से हो गया? हाँ, बट आजकल के रिलेशनशिप तो इसी दौर पे चल रहे हैं, तो मैं तो क्लियर बोल रही, मैं तो किसी से नहीं लड़ती, मैं तो नहीं, तो ये डील सिस्टम ही तो खत्म करना है। और वाइफ वो मेंटेनेंस भी ले रही, वो एलिमनी भी ले रही, तभी भी उस बच्चे का ध्यान नहीं रख रही, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, बच्चा कोई दादा दादी, कोई नाना नानी। नहीं, मैं आपके ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि रिलेशनशिप किसी भी स्टेज पे किसी का भी है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, क्योंकि हर इंसान का इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, चैलेंज है। मैं किसी की लाइफ को कमेंट नहीं कर सकता यहाँ पे कि कौन सही है कौन गलत है, आई एम नॉट हियर फॉर दैट। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, बच्चों पे बस फर्क मत डालिए, उनको मैटर से आउट रखिए, सेपरेट रखिए, बच्चों की ग्रोइंग स्टेज पे ध्यान दीजिए। पेरेंट्स में अगर फादर को लगता है वो सेपरेट रखना चाहता है, वो उसको सेपरेट करे, मदर को लगता है सेपरेट रखना चाहता है, सेपरेट रखिए। कहते हैं एक लैंड है, उस लैंड के दो मालिक है, लेकिन दोनों मालिक साथ नहीं रहना चाहते। पर सर, ये बच्चा दादा दादी या नाना नानी के पास क्यों है? मैं ये कह रही हूँ, क्या ये सही चॉइस है? मॉम यहाँ अलग चल रही है या फादर वहाँ अलग चल रहा है, दोनों का अपने अपने बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड या अपने नए पार्टनर्स के साथ चल रहा है, ये बच्चे का लाइफ कैसे होगा? इसको कैसे सही किया जाए? इसका सही आंसर क्या है?
देखिए सही आंसर बहुत सिंपल है। पहली चीज तो नाना नानी दादा दादी, ओके, वो भी एक अच्छी पेरेंटिंग करते हैं ऑल्दो, ठीक है। जब उनको पता है जब उनके पेरेंट्स ही नहीं संभाल पा रहे, बच्चे को छोड़ थोड़ी ना देंगे। एक दादा दादी नाना नानी इज आल्सो इमोशनल, राइट, तो वो छोड़ेंगे नहीं। वो लेकिन बिफोर मैरिज तो फिर पेरेंट्स का झगड़ा ही इसलिए था ना कि तुम्हारे पेरेंट्स इंटरफेयर करते हैं। आज वही पेरेंट्स आपको लग रहे हैं कि वो कैपेबल है बच्चे को रखने के लिए। दिस इज द पॉइंट। क्योंकि आपने तो कहा इन-लॉज इतने इंटरफेयरिंग है, आपको इरिटेट करते हैं, आप उनके साथ रह नहीं सकते, तो आपने बच्चा छोड़ लिया उनके पास। सेम थिंग, आपको लगा वाइफ इतनी इरिटेटिंग है, उसकी पेरेंटिंग गलत थी, उसकी पेरेंट्स गलत थे, आपने बच्चा छोड़ दिया नाना नानी के पास। आप किस टाइप के पेरेंट्स हैं? Absolutely. No, absolutely. Neha is right, and this is what my point also कि बच्चा आपने एक फैमिली प्लानिंग करी, तो फैमिली प्लानिंग ये सोच के की कि हम इसके फ्यूचर को ब्राइट करेंगे, अपने आप को ब्राइट करेंगे और साथ चलेंगे, ओके। उस गोल, जैसे मैं गोल सेटिंग भी जब करता हूँ, चाहे फैमिली गोल सेटिंग हो या प्रोफेशनल गोल सेटिंग हो, आपका गोल सेम होना चाहिए, और गोल के एक्शन नहीं चल रहे तो स्ट्रैटेजी बदलते रहो बस, गोल मत छोड़ो। अगर आपका लाइफ में मान लो आईपीएस ऑफिसर ये जो कपल है पर्टिकुलर, जो मैंने आपको बताया, ये जो कपल है जो अलग रह रहा है, हस्बैंड वाइफ भी अलग रह रही है, और वो बच्चा अब डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, वो करे क्या? उन पेरेंट्स को क्या करना है? सिंपल है, बच्चे पे ध्यान दो भाई पहले, ठीक है, और उसके बाद आपस के मैटर आपस में रिजोल्व करो जिस तरीके से होते हैं। अगेन जैसा मैं बोल रहा हूँ, हर इंसान की इंडिविजुअल लाइफ है, हर इंडिविजुअल पार्टनर का, कपल का अलग मेथड है, अलग प्रॉब्लम है, अलग चैलेंजेस है। मैं उसमें कमेंट इसलिए नहीं कर सकता जब तक मैं इंडिविजुअल किसी कपल को एक्सेस नहीं कर सकता इन माय कोचिंग, क्योंकि वो उसके बाद ही चीजें निकल के आती है। हर इंसान सेम नहीं है, हर इंसान की सिचुएशन सेम नहीं है, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट। बट यस, एक जनरल कमेंट मेरा सभी कपल्स के लिए ये है कि अपने बच्चे को इग्नोर मत करिए, उसका ध्यान रखिए, उसकी कोई गलती नहीं है इस पूरे मैटर में। और वो पेरेंट्स क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं वो अपने आप पे? मुझे समझ में नहीं आया, मतलब वो पेरेंट्स क्या देख रहे हैं? वो अपने सिचुएशन से स्किप कर रहे हैं अपने आप को, या वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं? वो सेल्फिश लोग हैं, क्या क्या है ऐसे पेरेंट्स? कौन है ये? तो देखो कभी कोई सेल्फिश नहीं होता, हर पेरेंट्स फिर बच्चे को छोड़ के वो लेडी आज जो उस बच्चे के लिए इतनी बड़ी लड़ाई झगड़ा ये सब कर रहे हैं, पेरेंट्स को लेके हो रही है, चीजों को लेके, फिर वो आज अपना अलग चल रही है, हस्बैंड अपना अलग चल रहा है, वो बच्चा आया, वो बेचारा क्या है? वो बेचारा बच्चे को लेके नहीं हो रहा, वो हो रहा है इंसान का जो सेल्फ होता है ना, उसको लगता है ये मेरी चीज है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी चीज है, मेरा मैं, वो मैं के लिए हो रहा है, वो बच्चे के लिए नहीं हो रहा है, राइट, वो बच्चे के लिए नहीं हो रहा है। अगर वो बच्चे के लिए होगा ना तो वो इतना रियलाइजेशन होगा कि दोनों मिलके मैच्योरली डील करें। वो मैं के लिए हो रहा है, इस मैं को हटा दो तो फिर देख लो कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली। हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी नॉलेज हमें दी, पेरेंटिंग के बारे में, किड्स के बारे में, यंगस्टर्स के बारे में, शादी के बारे में, पर्सनल मोटिवेशन के बारे में आपने इतना अच्छा बोला, हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा। जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूंगी, अब हमारे ऑडियंस के लिए स्पेशली कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज उन्हें एक मैसेज दीजिए। सो नेहा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए अपने इस पॉडकास्ट शो में। नेहा, आपका जितने भी एपिसोड्स होते हैं बहुत यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और जैसा मैंने कहा इनोवेटिव होते हैं, राइट। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये टॉक शो, द नेहा टॉक शो इज नॉट जस्ट अ टॉक शो। ये इसमें मेरे को आज जो मौका मिला अपने इंफॉर्मेशन, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का, ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। एंड मैं इस टॉक शो में इनवाइटेड था, ये भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। एंड नेहा जिस तरीके से एफर्ट करती हैं, जिस तरीके से प्योरली कनेक्ट करती हैं, ये उनका कह सकते हैं एक अपना बड़प्पन है, और उनका एक प्योरनेस है, प्योरिटी है, और इस प्योरिटी के साथ ये पॉडकास्ट, ये टॉक शो ऐसे ही चलता रहे, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट पूरी नेहा जी को और उनकी पूरी टीम को, जो चाहे ये कैमरा एक्सेस कर रहे हैं या इनके जो डीओपीज हैं, इन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्ते एंड थैंक यू सो मच। सर, हमारे ऑडियंस के लिए आपको एक मैसेज देना है। ऑडियंस के लिए मैसेज बहुत क्लियर है। माय ऑल फ्रेंड्स, प्लीज टेक केयर योर मेंटल हेल्थ, टेक केयर योर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत जरूरी है। आज शरीर की हेल्थ स्वस्थ है तो हम सबसे ज्यादा धनी हैं, सबसे ज्यादा रिच हैं, और अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। तो अपना ध्यान रखिए, हर रोज 30 मिनट अपने लिए निकालिए, अपने सेल्फ के लिए निकालिए। कुछ भी हो जाए, जैसे खाना खाने के लिए निकालते हैं, ऐसे 30 मिनट अपने लिए निकालिए। मैं यही बोलना चाहूंगा, अपना ध्यान रखिए। लाइफ इज रियली वेरी अनप्रेडिक्टेबल। थैंक यू सो मच।